नमस्कार मित्रों, समाजशास्त्र की पाठशाला में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। गांधी जयंती सप्ताह को हम एक सीरीज चला रहे हैं। आज ये 5वीं कड़ी है जिसमें हम आपसे बात करेंगे गांधी जी के दलित आंदोलन की, अछूत उत्थान की। गांधी जी ने हर क्षेत्र के व्यक्ति को, हर स्तर के व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ा है। गांधी जी का अछूत उत्थान या दलित उत्थान एक मुकाम था। उन्होंने इसके बारे में बचपन से ही कहीं ना कहीं, वो अपने घर से ही उन्होंने इसका पहले विरोध किया। बताया जाता है कि इनके घर में, पोरबंदर में जहाँ थे गांधी जी, तो इनके यहाँ क्या होता था कि साफ सफाई करने के लिए उस वक्त आज के जैसे टॉयलेट नहीं थे, शौचालय नहीं थे, तो घर में साफ सफाई के लिए जो आते थे, एक इनके घर में आता था ऊका भाई। ऊका भाई नाम का स्वीपर था, जिसको कि उस समय भंगी कहा जाता था, मेहतर कहा जाता, स्वीपर था। मैं उसको सफाई कर्मी कहूँगा। किताबों में सब जगह उसका उल्लेख है, ऊका भाई सफाई कर्मी। वो साफ सफाई करने आता था, घर के सारे लोग उससे दूर रहते थे। उसको पानी चाहिए रहता था तो दूर रहते थे, और माँ का सख्त आदेश था गांधी जी को कि इससे दूर रहो, घर के सभी लोगों को। और शुरू में एक दो बार गांधी जी ने विरोध किया, लेकिन बाद में उनने ऊका भाई के साथ उसको स्पर्श भी किया और उसके साथ उठते बैठते थे, और उन्होंने माँ का आदेश नहीं माना। ये शुरुआती दौर था दलितों के प्रति गांधी जी के प्रेम का। उनका कहना था समाज में भगवान के बनाए हुए सारे हैं हम सब। शारीरिक जो हमारे में बदलाव है या शारीरिक अंतर है, उसके अलावा मानव शरीर में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं, तो सामाजिक भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। एक और उनके समय की घटना है, बताते हैं। अफ्रीका में जब वो थे, दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्ट्री कर रहे थे, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आए थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। वहाँ उनका एक क्लार्क था, क्लार्क अस्त्रस था। उसका पॉट साफ करने के लिए वो कस्तूरबा ने, गांधी ने मना कर दिया। पत्नी कस्तूरबा गांधी ने क्लार्क का पॉट साफ करने से मना कर दिया। उसके जो बर्तन वगैरह थे, पॉट बर्तन साफ करने मना। गांधी जी ने इतनी ज्यादा नाराजगी हुई कस्तूरबा गांधी से, उन्होंने कहा कि अगर आप ये इसके बर्तन नहीं धोएंगी, इसके बर्तन जो ये पानी पी के गया है, इसको अगर साफ सुथरे नहीं करेंगे, पॉट साफ नहीं करेंगी, तो आपको मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि महात्मा गांधी महिलाओं के विरोधी थे, महिलाओं का शोषण करते थे। दक्षिण अफ्रीका वालों ने ये नहीं देखा कि इसमें महिला का विरोध नहीं था, वास्तव में दलित प्रेम था गांधी जी का, जो उन्होंने अपने माँ का आदेश का भी अवहेलना की थी, माँ के आदेश का भी पालन नहीं किया था। ये दलित प्रेम था। अफ्रीका से जब वापस आए थे, इंडिया भारत आए थे, तो अहमदाबाद में कोचरब आश्रम बनाया था, जिसमें समाज के सब लोग रहते थे, और आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। उस वक्त ठक्कर बापा ने गांधी जी के पास एक बुनकर परिवार दूधा भाई को भेजा। वो बुनकर परिवार था कि उसके पास रहने की, तो उन्होंने कहा भाई आप आश्रम में इसको रखिएगा, गांधी जी से कहा, और ये अपना कुछ रोजी रोटी करेगा बुनकर का काम करके। गांधी जी ने दूधा भाई को सब परिवार आश्रम में रहने दिया। अब उस आश्रम के जितने वैष्णव लोग थे वो सब नाराज हो गए, गांधी जी से बहुत विरोध किया। गांधी जी बोले नहीं, आश्रम में दूधा भाई रहेगा, यहां अपनी जीविकोपार्जन करेगा। एक वैष्णव थे, मंगन भाई जी, जिनको कहा जाता था वो गांधी जी के प्राण उसमें बसते हैं। मंगन भाई ने और उनकी पत्नी ने विरोध किया। कस्तूरबा गांधी ने भी विरोध किया, लेकिन कस्तूरबा गांधी की चली नहीं। मंगन भाई इतने ज्यादा नाराज हुए कि वो आश्रम छोड़ के ही चले गए, मद्रास चले गए, और बुनकर वगैरह का काम जो है वहां सीखने रहे। और 6 महीने बाद जब आए वो, तो गांधी जी का कहना था नहीं, यहाँ तो दूधा भाई ही रहेगा, कहीं आप जिसको जाना है आश्रम छोड़ के चला जाए। अगर आप लोग दूधा भाई को नहीं रखना चाहते हैं सप्रभात, मैं यहाँ की हरिजन बस्ती में चला जाऊंगा, दूधा भाई के साथ रहूंगा, मैं भी आश्रम में नहीं रहूंगा। अब आप सोच सकते हैं 1934 में ही हरिजन सेवक संघ बनाया था गांधी जी ने। हरिजन पत्र लिखते थे, हरिजन सेवक संघ बनाया था, और दलितों की लगातार सेवाएं करते थे। एक और घटना है, ब्रिटिश मंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने
रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलित वर्गों के लिए पृथक से निर्वाचन को मान्यता दी। 1932 की घटना है। ब्रिटिश मंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, उन्होंने भारत में जो दलित वर्ग थे उनके लिए पृथक से निर्वाचन की ये अलग रहेगा, ये मतलब सामान्य वर्ग के साथ दलित वर्ग के लोग निर्वाचन वोटिंग नहीं करेंगे। इसका विरोध 13 सितंबर 1932 को गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के ताकतवर प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने 1931 में गांधी जी के लिए संबोधन किया था। भारत में मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक व्यक्ति है जो अर्धनग्न फकीर है और वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। विंस्टन चर्चिल जैसे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के ताकतवर व्यक्ति ने कहा था। विंस्टन चर्चिल बहुत ही फेमस थे। 1931 में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, लेकिन उसी विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के हरजन सेवा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। बोले मैं इस आदमी को जान नहीं सकते किस टाइप का आदमी है, और हरजन सेवा के लिए इसके जो योगदान है, इसके जो क्रियाकलाप हैं वो अतुलनीय है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अछूतोद्धार जो था, अछूतों का उद्धार करना, दलितों को उन्होंने अपना बनाया था, मुहिम बना के रखी थी। 1934 में बताया जाता कि महात्मा गांधी अजमेर से बस यात्रा की और ब्यावर के हरिजन बस्ती में गए। ब्यावर के इतिहासकार वासुदेव मंगल बताते हैं कि गांधी जी हरिजन बस्ती के मंदिर देवरा में गए और उनकी यात्रा का आज भी ब्यावरा में असर है। वहाँ पे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है 95 वर्षीय शोभाराम गहरवाल। वो उस वक्त जब गांधी जी आए थे मात्र 8 वर्ष के थे। वो कहना उन्होंने बताया कि अछूतोद्धार आंदोलन के सिलसिले में अजमेर आए थे गांधी जी, और उनकी स्मृतियां आज भी मेरे मानस पटल पे हैं। ये पत्रिका समाचार पत्र ने इसको भी छापा है, राजस्थान के पत्रिका समाचार पत्र में योगेश शर्मा ने रिपोर्ट दी है। वो कहते हैं कि आज भी जहाँ मेरा मकान बना कर रह रहा हूँ तब वहाँ झोपड़ी हुआ करती थी। ये मेरा मकान बन गया, उस वक्त झोपड़ी हुआ करती थी, और यहाँ पे गांधी जी के पैर पड़े हैं। वह बोल पड़े यहाँ तो नरक जैसी स्थिति थी, यहाँ चेतना की जरूरत है। महात्मा गांधी ने अजमेर आके ऐतिहासिक बारादरी सभा में संबोधित किया था, और उनके जाने के बाद यहाँ जो चेतना जागृत हुई उससे दलितों के प्रति लोगों का नजरिया ही बदल गया। और उनके कारण ही बापू ने अजमेर और ब्यावर में जो दलित बस्तियों का दौरा किया था, शोभाराम गहरवाल जी बताते हैं कि बापू के आने से बापू गए थे अजमेर और ब्यावरा की दलित बस्तियों का दौरा किया, वहाँ गए, एक एक दलितों से गले मिले, और उसके बाद वहाँ पूरी बस्ती का नज़रिया बदल गया, पूरे एरिया का नज़रिया बदल गया। और जातियों के बीच के जो भेदभाव थे समाप्त हो गए, और उन्होंने शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक सद्भाव और समरसता का एक प्रमुख केंद्र स्थापित किया। और आप देखेंगे आज अजमेर जो है सांस्कृतिक सद्भाव के साथ साथ सामाजिक समरसता का एक प्रमुख केंद्र है। तो गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में, हम उनके गांधी जी के एक पक्ष को देखते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया। लेकिन अगर आप देखें मैंने उनको पहले भी 1-2 बार कहा है, मेरे मित्रों से इस पे कुछ बहुत विरोध भी हुआ है। मैंने कहा कि हम समाजशास्त्र में गांधी जी का दिन सतही तौर पे करते हैं, जबकि भारतीय समाजशास्त्र में भारत के समाजशास्त्रियों का दिन करना चाहिए। हमें पाश्चात्य समाजशास्त्रियों का दिन के साथ साथ भारतीय समाजशास्त्री भी, उसमें मैंने गांधी की भी बात की है, अंबेडकर की भी बात की है, संत कबीर की बात की है, दयानंद सरस्वती की बात की है, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात की है, हेगड़ेवार की भी बात करता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं दलितों उत्थान की कहीं ना कहीं अलग जगाई है। तो गांधी जी के जितना भी गांधी दर्शन को अगर अपन देखें, आजादी भी, स्वतंत्रता की मांग भी एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि व्यक्ति को कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए, दबाव मुक्त होना चाहिए। जब व्यक्ति दबाव मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, तो उसके उल्लास की बात आती है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में समाज में किसी भी प्रकार का स्तरीकरण नहीं था, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था, लेकिन बाद में गुलाम प्रथा आई। गुलामों की प्रथा भारत ही नहीं, यूरोप वगैरह में तो बहुत ज़्यादा थी गुलामी प्रथा। दास्ता का युग था, उसमें 2 वर्ग बन गए थे। एक जो शक्तिशाली थे, शाही परिवार था, उनका एक वर्ग था, और दूसरा गुलाम थे
जिनके नौकर थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको गुलामी करना पड़ती थी अपने मालिकों के, वो भी एक शोषण था, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं थे। गुलामों के बारे में जो किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, यूरोप में तो ये स्थिति थी, गुलाम विवाह नहीं कर सकते थे, मैरिज नहीं कर सकते, यौन संबंध नहीं रख सकते थे, और उनको जैसा चाहते थे उनके मालिक वैसा काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि एक कहा है, मैंने पढ़ा है कि अमीर लोग जो शाही परिवार थे वो 2 गुलामों के बीच में कुश्ती कराते थे, लड़ाई करवाते थे, कुश्ती करवाते थे, और शराब की चुस्कियां लेते हुए उस कुश्ती का आनंद लेते थे। उस कुश्ती की शर्त होती कि एक ना एक उसमें से 2 गुलाम लड़ते थे, जीता वही माना जाएगा, दूसरे गुलाम को मार डालेगा। मतलब उसमें यहां तक, और मरने वाले गुलाम की बोटी बोटी काट के वो जो शाही परिवार होते थे उनके कुत्तों को खिलाई जाती थी। अब सोचिए कितना शोषण था। और इसीलिए इतिहास बताता है कि गुलाम लोग अलगाव में आ गए थे, अलग रहते थे। अलगाव की स्थिति में सर्वाधिक आत्महत्या गुलामों ने की है। ये उनके स्वतंत्रता का हनन था। तो यही जो गांधी जी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, हमको आज़ादी का आंदोलन देखना चाहिए कि अंग्रेजों की गुलामी, हालांकि वो ऐसा परिदृश्य नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी में भी यही था कि भारतीय अपने मन से बोल नहीं सकते थे, अपने मन से लिख नहीं सकते थे, घर के बाहर नहीं निकलते, उनको अंग्रेजों की सारी बातें मानना पड़ती थी। उस गुलामी से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाई और सत्याग्रह के माध्यम से करी आमरण अनशन किया। मैंने बताया ना आपको, ब्रिटिश मंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने दलित वर्गों के लिए बताइए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी कि दलित लोग अलग वोटिंग करेंगे, सवर्ण अलग वोटिंग करेंगे। ये अंग्रेज करने वाले कौन थे? लेकिन गांधी जी ने 13 सितंबर 1932 को इस निर्णय का विरोध किया और आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने कस्तूरबा गांधी का भी विरोध किया। दलितों के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। उनका कहना था कि इस प्रकृति में मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी असामाजिकता वही है कि हम मनुष्य के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। 2 मनुष्यों के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये गांधी जी का था। तो गांधी जयंती के अवसर पे मैं ये जो कड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ, गांधी ने दलितों के प्रति जो चेतना जगाई, दलितों को ऊपर उठाने के लिए, दलितों को एक स्थान दिलाने को एक मुकाम बनाया। उसी के कारण आप देखते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश की व्यवस्था कैसी चलेगी, संवैधानिक व्यवस्था के लिए जो हमारे यहाँ संविधान बना, उस संविधान में आप देखिए अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने का उपाय किया गया। अस्पृश्य जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। हमारा संविधान मौलिक अधिकार देता है, संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, और अस्पृश्य बोलने या अस्पृश्यता का भाव प्रदर्शित करने पे सजा का प्रावधान किया गया, और दलितों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये अगर गांधी जी ने ये चेतना नहीं जगाई होती, गांधी जी ने अगर ये चेतना नहीं जगाई होती, गांधी जी ने अगर ये प्रयास नहीं किए होते, तो संभव ही नहीं था कि भारत में आज भी आज़ादी के पहले जैसी स्थिति होती, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव होता। और एक और आप देखेंगे, शुरुआत गांधी जी ने की थी, उसके बाद सतत रूप से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ दलित वर्ग के लोग जो थे, अस्पृश्य वर्ग के लोग जो थे, सफाई कर्मी जो थे, हमारे यहाँ भारत में आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक सिर पे मैला ढोने की प्रथा थी। हाथ गाड़ी में मैला लेके जाते थे। मैंने कई जगह देखा है। मैं जाता था यूपी में, बरेली में, 80-85 के दौर की बात करता हूँ, बुआ जी के यहाँ जब जाता था, वहाँ टॉयलेट थे घरों में, और वो बाहर मैला जाता था। फिर बाद में आती थे 10-11 बजे सफाई कर्मी आते थे, हाथ से मैला उठा के ले जाते थे। फ्लश लैट्रिन नहीं थी उस वक्त, बन रही थी। बरेली अगर आप कभी जाएं, यूपी में गलियों का शहर है, फ्लश लैट्रिन बनाना बहुत, ये 80 की बात कर रहा हूँ मैं, आज़ादी के सोचिए 8वें दशक की बात है, तब वहाँ ये स्थिति थी। लेकिन अब तो पूरे देश में शौचालय हो गए हैं। गांधी जी की इसी आह्वान पे, गांधी जी की इस प्रेरणा से, दलित चेतना से सफाई कर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करा है बिंदेश्वर पाठक जी ने। समाजशास्त्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने, उन्होंने 80-85 के दौर में सुलभ इंटरनेशनल सुलभ शौचालय नाम की स्थापना करी। उन्होंने अपनी दिमाग लगाया और सुलभ शौचालय बनाए। और देखिए आज हर शहर में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाली जगह में जगह जगह सुलभ शौचालय हैं, जिसमें
सफाई कर्मियों को सिर पे मैला ढोना या गाड़ी में मैला ढोना, हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा का समापन हो गया। इसके बाद एक लंबे समय के बाद एक और समाजशास्त्री हुए हैं, जिनको मैं समाजशास्त्री, क्योंकि समाज सेवा का काम करने वाले सभी व्यक्ति समाजशास्त्री होते हैं। खाली अध्ययन अध्यापन करने से कोई समाजशास्त्री नहीं बनता। वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए, मई 2014 में जब प्रधानमंत्री बने और 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने सबसे पहला अभियान क्या शुरू करा? 15 अगस्त को उन्होंने बोला था, 15 अगस्त को उनके भाषण में आया था कि देश में स्वच्छता मिशन जरूरी है। और हर जगह उन्होंने, उनकी अपेक्षा थी कि हर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार शौचालयों का निर्माण करें। यूपी में तो उसको इज्जत घर कहा जाता है कि शौचालय बनना चाहिए। घर की बहू बेटी घर के बाहर नहीं जाएंगी, घर में ही साफ सफाई करेंगी, शौचालय बनेंगे, हमारे आसपास का पूरा वातावरण साफ सफाई। उन्होंने साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया। और आप देखिए, हम अपने आसपास का वातावरण साफ करने लगे। उसी में एक परिणाम ये हुआ, ये 7वां वर्ष है कि इंदौर इंडिया का पहले नंबर का जिला है, जहां लगातार 4 साल से वो स्वच्छता में नंबर बना रहा है। एक सामूहिक चेतना जगा दी। लोग अब झाड़ू उठाते नहीं थे, सफाई कर्मी को देख के दूर हो जाते थे, लेकिन आज नेतागिरी करने के लिए, अपनी फोटो चमकाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए लोग साफ सफाई तो कर रहे हैं। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में साफ सुथरे रहने लगे। आप निकलते हो, आपने देखा होगा सीढ़ियों पे जो पान की पीक रहती थी, लोग मना करते हैं। इंदौर में तो लोग कहते हैं, जो भी कचरा फेंकता है ना, कार चलते हुए कचरा फेंकता है, घर से बाहर कचरा फेंकता है, तो आजू बाजू के आदमी खट से बोलते हैं, क्यों भैया? बस एक शब्द बोलते हैं, क्यों भैया? उसके आगे कुछ बोलना नहीं पड़ता, आदमी खट से अपना फेंका हुआ कचरा उठा के रख लेता है। ये एक जनचेतना जो है, ये गांधी जी ने जो शुरुआत करी थी 1930 के आसपास, क्योंकि उन्होंने जो बनाया था 1934 में हरिजन सेवा संघ बनाया था, और बचपन से वो दलितों के उत्थान के लिए लगे हुए थे। लेकिन अफ्रीका से आने के, अफ्रीका में भी उन्होंने आंदोलन चलाया। अफ्रीका से वापस आने के बाद अहमदाबाद के अपने आश्रम में, उन्हें कोचरब आश्रम में शुरुआत करी कि दादा भाई ठक्कर के भेजे हुए दूधा भाई को उन्होंने सपरिवार बुनकर को अपने यहाँ रखा। और उसके बाद लगातार हरिजनों के लिए लड़ते रहे। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ गांधी जी हरिजन उत्थान के लिए भी आंदोलन करते रहे, लड़ते रहे। उन्होंने हरिजन सेवा संघ बनाया, और उसके बाद आज़ाद भारत में फिर बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ शौचालय के माध्यम से दलितों के लिए, हरिजनों के लिए उत्थान की एक मुहिम चलाई। और अब 2014 से नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान या स्वच्छता मिशन जो चालू किया है, घर घर में साफ सफाई की एक लहक आ गई है, एक मिशन बन गया है। हर आदमी साफ सुथरा रहता है। हम अपने घर, अपने आसपास का वातावरण सुरक्षित रखते हैं। मेरे को अच्छे से याद है, आजकल तो बच्चे भी टोकने लगे। हम कभी कार में जाते हैं या कुछ भी जाते हैं या होटल वगैरह में जाते हैं, हाथ पहुँच के फेंक देते हैं टिश्यू पेपर। बच्चे बोलते हैं पापा ये गलत है, उठाइए। तो अब बच्चे हमको प्रेरित कर रहे हैं साफ सफाई के लिए, और धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है। और इस बदलती मानसिकता में आप देखिए कि देश में स्वच्छता की लहर जाग गई है। 1875 में पोरबंदर के एक छोटे से घर में गांधी जी ने अपनी माँ के आदेश का उल्लंघन करके जो दलित चेतना जागृत की थी, वो धीरे 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 हम सबके मन में बैठती जा रही है। और आज आप देखिए, दलितों के उत्थान के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है, आम आदमी प्रतिबद्ध है। और उन्होंने स्वच्छता अभियान जो चालू हुआ है, चाहे बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ शौचालय के माध्यम से उनको एक पहचान दिलाई हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मिशन चला के एक मुहिम चलाई हो। आज घर घर में शौचालय बन रहे हैं, जिससे हमारे घर की महिलाओं को, बेटियों को घर के बाहर नहीं जाना पड़ रहा ग्रामीण समाज में, और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से वो सुरक्षित है। घर की इज्जत घर में ही है। दूसरी चीज, एक सफाई का जो मंत्र चालू हुआ है कि ये सही है, अगर आपका घर साफ होगा, आपका मन साफ होगा, तो अपने आप संपन्नता आएगी, तरक्की होगी। इसलिए देश में सफाई का जो बीड़ा उठाया गया है, हम जो नदियां गंदी कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, हम अपने आसपास का वातावरण जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 1875 में एक बाल मन के छोटे से 6-7 साल के, 6 वर्ष के बच्चे ने जो मुहिम लगाई थी, जिसका नाम था मोहनदास। उस मोहनदास गांधी ने शुरुआत करी थी स्वच्छता की,
वो वास्तव में दलित प्रेम के कारण थी, वो भेदभाव के विरोध में थी। और वहीं से अगर हम देखें गांधी जी के अगर चरित्र का वर्णन करते हैं, गांधी का अगर चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी के मन में बाल्यावस्था से, बचपन से ही समाज में समानता का एक भाव था। सामाजिक समीकरण की बात करते थे, सामाजिक समरसता की बात करते थे, सामाजिक समानता की बात करते थे। और वही समानता धीरे धीरे उनको इतनी ऊंचाई पे ले गई कि विंस्टन चर्चिल जिसने 1931 में गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, उसी विंस्टन चर्चिल को गांधी के हरिजन प्रेम या दलित प्रेम के लिए ये कहना पड़ा कि ये अनूठा आदमी है, इसके जैसा इंसान दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये वास्तव में गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम गांधी जी के आदर्शों का पालन करें, स्वच्छ रहें, साफ रहें, अपने आसपास का पूरा वातावरण, अपना परिवेश समानता का परिवेश रखें, स्वच्छता की अलग जगहें, और स्वच्छता की अलग के साथ साथ समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, अमीर गरीब जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता की महक अगर रहेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और समाज में एक सामाजिक परिवेश, सामाजिक वातावरण बनेगा जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी। अगर हम आज 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारी सच्ची संवेदना, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जातिगत आधार पे नहीं ना होना चाहिए, ना धार्मिक आधार पे होना चाहिए, ना आर्थिक आधार पे होना चाहिए, ना सामाजिक आधार पे, पूरा का पूरा समाज एक होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर गांधी जी की एक दूसरे आयाम पे मैं आपसे चर्चा करूंगा।